वो कहते हैं ना, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल तो आसमान है, तो रास्ता आपको खुद ही बनाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप चौधरी और आज मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप सभी ने हिसार हरियाणा के अंदर आकर के अपना सीईटी का जो ऑफलाइन टेस्ट था, जो धुरीना टीम के द्वारा कंडक्ट किया गया था, वो आपने सक्सेसफुली दिया। काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, यूं कह सकते हो आप सभी से मोटिवेशन मिला हमें भी, क्योंकि काफी टाइम से लगातार हम इस प्रयास में थे कि बच्चों का रुझान सीईटी की तरफ बढ़ाया जाए, क्योंकि एग्जाम होने वाला है। अप्रोक्सीमेटली जून के अंदर शायद एग्जाम हो जाए, तो कुछ एक डेमो हमने इसका लिया था 9 तारीख को, और इसमें लगभग 750 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 105 बच्चे हमने सेलेक्ट करे थे। उन सभी को हमने अवार्ड दिया। तो आई थिंक जो मेरी वीडियो देख रहे हैं आप लोग भी होंगे उसमें से, और काफी सारे बच्चे जो नहीं आ पाए कुछ कारणवश, वो काफी उत्सुक हैं एग्जाम देने के लिए भी। और काफी बच्चों के तो मेरे पास कॉल मैसेजेस आ रहे थे कि एक बार मेरे को पीडीएफ भेज दो, मैं एग्जाम कंडक्ट करना चाहता हूं घर पे। काफी सारे बच्चों के कॉल्स आए, और उसके बाद में आप लोगों में से काफी चैनल पे, जैसे कि मैंने देखा, काफी बच्चों के कमेंट्स थे, मेरे पास मैसेज भी आए कि एक बार इनका सोल्यूशन जरूर करवा दो। तो दोस्तों, हम इसी का सोल्यूशन आपके सामने लेकर आए हैं। तो मैं संदीप चौधरी, मैथ्स का सोल्यूशन मैं आपको कराऊंगा। मैथ्स देखो, 15 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, जिसके अंदर से 12 अरिथमेटिक से लिए गए थे और 3 क्वेश्चंस एडवांस के हमने डाले थे। लेवल हमने बिल्कुल नॉर्मल रखा था, कोई हाई लेवल नहीं था, और जैसा कि हम पढ़ाते हैं उससे थोड़ा सा कम लेवल था, मतलब कह सकते हो कि नॉर्मल एवरेज लेवल हमने रखा था। लेकिन फिर भी बच्चों को डाउट था थोड़ा मैथ्स के अंदर, तो वो चीज मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं प्रश्नों पे। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भाग के प्रश्न में भाजक जो है वो भागफल का 4 गुना है और शेषफल का भी भाजक 2 गुना है। यदि ए और बी क्रमशः भाजक और भाज्य है, यानी कि ए है वो भाजक है और बी है वो भाज्य है, तो आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा रिलेशन सही होगा। काफी सारे बच्चों ने इसका आंसर गलत किया था। ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहां पर आप लिखते हो हमेशा भाज्य को, ये होता है भाजक जिससे हम भाग देते हैं। यहां पे आता है भागफल, उसके बाद में हम नीचे लिखते हैं शेषफल। ठीक है, ये देखिए। अच्छा, इसका कुछ सिस्टम होता है। क्या होता है कि भाज्य के बराबर हम लिखते हैं भाजक गुणा भागफल, और प्लस में शेषफल लिखते हैं, यही लिखते हैं। अब प्रश्न को आराम से पढ़िए। भाग के प्रश्न में भाज्य का वो भागफल का 4 गुना है, भागफल का जो भाज्य का वो 4 गुना है, और शेषफल का जो है वो 2 गुना है। ठीक है, और यहां पे पूछा गया है कि अगर ए भाजक है, अगर ए भाजक है और बी भाज्य है, तो बताइए कौन सा सेटिस्फाई करेगा। अब देखिए आराम से, बी के बराबर यहाँ पे भागफल क्या हो जाएगा। अगर भाजक ए है, अगर भागफल का चौथा गुणा ए है, तो इसका चौथा हिस्सा कर दो। कहने का मतलब a/4 कितना हो जाएगा, वो भागफल हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह शेषफल का भाजक अगर 2 गुणा है, तो शेषफल कितना होगा, a/2 हो जाएगा। समझ में आई चीजें। यहां से अब इसके अंदर रख दो। देखो, भाज्य यानी कि b के बराबर भाजक कितना है, आराम से देखिए, a है, और भागफल कितना है, a/4, प्लस शेषफल कितना है, a/2। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन और कर लीजिए सोल्व। a² प्लस a/2। क्या इस a/2 को मैं 2a/4 लिख सकता हूं? क्यों लिखना है, क्योंकि ये बेस सेम हो जाए। यानी कि मैं लिखना चाह रहा हूं a²/4 और प्लस में 2a/4, तो इसको मैंने कॉमन लिख दिया एज इट इज। अब ये 4 सभी का कॉमन हो गया इनका। ठीक है, फाइनली क्या आया हमारे पास, b = a² प्लस 2a/4। a इसमें से कॉमन ले सकते हैं क्योंकि ऑप्शन के साथ ये मैच खाता है। a कॉमन लिया, /4 = b। ठीक है, अब देखिए, या तो 4 और b इधर है तो उसको आप एक्सचेंज कर दो, बेशक b इधर आ जाएगा 4 इधर आ जाएगा,
तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही से सेट बैठता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ पे ए ऑप्शन में जो 3 कहीं नहीं दिख रहा है, तो ए ऑप्शन हमारा कभी सेटिस्फाई नहीं होगा। मतलब आप इस यहां तक पहुंच जाते हैं और उसके बाद में भी आपको अगर ऑप्शन के अंदर क्लैरिफाई करने की जरूरत है तो मैं बता देता हूं किस तरीके से करना है। यहाँ पे देखिए 4b माइनस 2a, इधर आप इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 4b और ये a, इधर 2a था ना, 4b माइनस 2a कर सकते थे, लेकिन ये a स्क्वायर फिर नीचे नहीं आता। अगर a स्क्वायर नीचे आएगा तो इसके बराबर फिर 0 लगानी जरूरी है, इसने बराबर 0 नहीं है। ठीक है, अच्छा उसके अगर बराबर ये 0 लगाता तो फिर a स्क्वायर कैंसिल हो जाता, तो यहां से ये सेटिस्फाई नहीं होता है, ये भी सेटिस्फाई नहीं होता है, क्योंकि a प्लस 1 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर a प्लस 2a बराबर 4b, ये कहीं नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2a तो है, लेकिन यहाँ पर 1 की कमी है, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया है 12 पुरुष और 18 महिलाएं हैं, एक फसल को 14 दिनों में काट सकते हैं। 8 पुरुष तथा 16 महिलाएं कितने दिनों में फसल काट पाएंगे। यहाँ पे काफी सारे बच्चों ने गलत किया है, उनको दिक्कत थी या तो क्वेश्चन को वो समझ नहीं पाए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन किस तरीके से, 12 पुरुष या 18 महिलाएं, यहाँ पे सभी उलझे हैं मेरे हिसाब से। 12 पुरुष या 18 महिलाएं, यानी कि 12 मेल और 18 महिलाओं का जो काम है ना, 12 मेन और वोमेन, इनका काम बराबर है। मतलब जितना काम 12 आदमी करते हैं उतना ही काम 18 औरतें करती हैं उसी टाइम के अंदर, और ये दोनों उस काम को कितना दिन में काम करते हैं, 14 दिन का काम है उनका कंप्लीट, 14 दिन के अंदर वो काम कर सकते हैं। अब आपसे पूछा क्या है कि 8 पुरुष और 16 महिलाएं, यानी कि 8 मेल और जोड़ दिया गया है 16 अगर वुमेन काम करना चाहे तो उसको कितना दिन लगेगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। दिया सिर्फ मेन का और वुमेन के बराबर दिया था, यानी कि अगर 12 वुमेन 18 वुमेन 12 मेन के बराबर है। ठीक है, अब यहां पे देखिए अगर इनका रिलेशन निकालना हो, रेशियो निकालना हो, तो मतलब 2 आदमी हैं वो 3 महिलाओं के बराबर काम करेंगे, 3 वुमेन के बराबर काम करेंगे। या तो इनमें आपसे पूछा है ना, या तो सभी को वुमेन में कन्वर्ट कर लो या सभी को मेन में कन्वर्ट करो। अब चेक करो मेन और वुमेन में कन्वर्ट करने का आपसे सीधा ऑप्शन कहां बनता है। सीधा ऑप्शन बनने के लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा क्या 2 8 का मल्टीपल है, बिल्कुल है। ठीक है ना, अच्छा क्या 3 16 के साथ रिलेशन बनाता है, नहीं बनाता, कहीं भी मल्टीप्लाई में नहीं जाता, तो इसलिए आपके पास एक ऑप्शन आ गया कि मेन को आप 1 करो। अगर 2 मेन 3 वुमेन के बराबर है तो 8 मेन कितने वुमेन के बराबर होंगे, 2 चौके 8, ठीक है ना, तो इधर भी 3 चौके 12 है, तो कहने का मतलब 8 मेन और 12 वुमेन बराबर काम करेंगे। तो यहाँ पे इसको फिट कर दीजिए ना, 8 वुमेन किसके बराबर है, 8 मेन 12 वुमेन के बराबर है और 16 वुमेन ऑलरेडी थी, तो कहने का मतलब आपसे पूछा है कि 28 औरतें उस काम को कितने टाइम में करेगी। डायरेक्ट यही क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अगर 18 महिलाएं किसी काम को 14 दिन में करती हैं तो एक वुमेन उस काम को करने में ज्यादा टाइम लगाएगी, यानी कि 14 गुना 18 दिन लगेंगे, और अगर वही 28 वुमेन आ जाए तो उस काम को करने में थोड़ा कम टाइम लेगी। तो 28 14 से काटो 2, 2 से काटो यहाँ पे 18 को 9 से, तो कहने का मतलब वो काम कितने दिन में काम कर पाएंगी, 9 दिन के अंदर कंप्लीट काम हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका इधर करेक्ट है। यहाँ पे सिर्फ आपको ये चीज ध्यान रखनी थी, यहाँ पे या बोला है और इधर तथा बोला है, तथा का मतलब ये दोनों एक साथ मिल करके, ठीक है। या का मतलब चाहे 12 पुरुष लगाओ आप, चाहे 18 महिलाएं लगाओ, 14 दिनों में उस काम को कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट से, कह रहा है कि एक सारणीकार है, किसी परीक्षा के 200 छात्रों का औसत अंक उसको ज्ञात करने के लिए कहा गया था, टोटल स्टूडेंट थे 200। आफ्टर कह रहा है कि 64 की जगह 46 लिख दिया गया। अगर जब 200 स्टूडेंट का उनको डाटा तैयार करना था तो उनका औसत अंक कितना आया था भाई, 57 आया था एवरेज। एवरेज का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। 200 स्टूडेंटों का औसत 57 था,
उसके बाद में यहाँ पे कुछ गलतियां हुई है बीच में क्या गलती हुई है कि 64 की जगह कितना लिखा है, 46 लिखा है। कितना कम है भाई, 18 कम है। कितना कम है, 18 कम कर दिया गया है। कहने का मतलब कि यहां पर जब एवरेज निकली उसके अंदर ऑलरेडी ध्यान दीजिए 18 कम है, नेगेटिव। कहने का मतलब किसी बंदे के अंक 64 थे और उसको 46 पढ़ लिया गया या लिख लिया गया, मतलब 18 अंक कम हो गए। तो कहने का मतलब अगर 18 अंक कम हुए तो एवरेज भी तो कम हुआ ना। अगर 18 अंक गलती से कम पढ़ लिए गए तो एवरेज भी कम हुआ, और एवरेज कम हुआ, ऑलरेडी 57 एवरेज है, तो अब जो एवरेज आएगा वो 57 से ऊपर आएगा, तो ये तो ऑप्शन बनेगा ही नहीं बनेगा। अब आएगा कितना ऊपर वो चेक करते हैं। भी 57 तो एवरेज आएगा ही आएगा, उसके बाद में बढ़ेगा कितना एवरेज, बढ़ेगा कितना, 18 बढ़ेगा किसके ऊपर, 200 के ऊपर। ये ट्रिक आपको यूज करनी है। तो 18/200 यानी कि ये कितना आएगा, लगभग 0.9 के बराबर आएगा, यानी कि 57.09। भी सीधी सी बात है, 200 के ऊपर 18 तो 100 के ऊपर 9, ठीक है ना। भी 200 के ऊपर 18 तो 100 के ऊपर 9, तो 1 के ऊपर 0.09, ठीक है ना। तो ये 57.09 आपका करेक्ट आएगा इस तरीके से। अगर यहाँ पर वो 46 की जगह 64 लिखता तो मतलब कि 57 से फिर वो कम आता, तो यहाँ पर 57 में आप माइनस कर देते, फिर ये 56.91 आ जाता। अगर यहाँ पे ये 46 के जगह 64 होता तो, ठीक है। तो यहाँ पे जो कम ज्यादा होता है इन प्रश्नों के अंदर आपको वैसा ही करना है। अगर कम ज्यादा है तो उसके अंदर आपको चेक करना है कि एवरेज है वो ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, भी पहले कम पड़ा या ज्यादा पड़ा। वो अगर आप कंपैरिजन कर पाओगे तो इन क्वेश्चंस में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं कि ए है, कोई काम 3500 रुपए लगा करके शुरू करता है। ए ने 3500 रुपए लगाए और काम शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद में 5 महीने के बाद बी आता है, कुछ 5 महीने के बाद, और कुछ रुपए लगाकर ए के साथ पार्टनरशिप कर लेता है, और 1 साल के बाद उसे 2:3 में बांटा जाता है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आप मुझसे पढ़े हो तो, और जानते भी होंगे कि अगर ये कह रहा है कि 2:3 के बराबर अगर कोई प्रॉफिट बांटे या पूरा शेयर बांटे, तो मतलब उसने जो पैसा लगा रखा है वो भी 2:3 के अंदर लगा रखा होगा। ये तो क्लियर हो गया होगा, यानी कि जो उन्होंने पैसा लगा रखा होगा वो 2:3 के अंदर लगा रखा होगा। क्लियर है। अगर उनको प्रॉफिट भी 2:3 के अंदर बट रहा है तो भी वो मतलब पैसा उन्होंने 2:3 के अंदर लगा रखा था। जो प्रॉफिट होता है वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, मतलब जितनी इन्वेस्टमेंट लगा रखी है किसी बंदे ने उतना ही उसको प्रॉफिट मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि ए ने 3500 रुपए लगाए, बी को नहीं पता बी ने कितने लगाए। बी ने कुछ रुपए लगाए और कितने टाइम के लिए लगाए, भाई इसने 5 महीने बाद लगाए, और बात कर रहा है पूरे 1 साल की। 1 साल में होते हैं 12 महीने, भाई इसने तो पूरे 12 महीने तक लगाए पैसे, ठीक है, लेकिन इसने 7 ही महीने तक लगाए। इसने 12 महीना तक लगाए और इसने 7 ही महीने तक लगाए। तो बताइए कि बी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया था, बी के द्वारा ज्ञात की गई पूंजी। अब इन क्वेश्चंस को आप बहुत ही स्मार्ट तरीके से कर सकते हो, बिल्कुल कम टाइम के अंदर। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये आपने लिख लिया तो यानी कि 7 दूने 14 x के बराबर कितना आया, 3500 गुना 12 36। सीधी सी बात है, यहाँ पे आप लिख लो क्या, 3500 गुना 12 गुना 3 डिवाइड बाय 7 गुना 2 14, या 7 गुना 2 अलग अलग लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 से करोगे तो ये 500 आ जाएगा, ठीक है। 2 से करोगे तो ये 6 6 18 18 5 90, यानी कि 9000। तो x के बराबर कितना आया, 9000 रुपए, यानी कि बी ने 9000 रुपए की पूंजी लगाई थी। क्यों, क्योंकि 9 7 63। देखिए यहाँ पे 3500 गुना 12 ए ने लगाया होगा पैसा, और बी ने कितना लगाया होगा, 9000 गुना 7, यानी कि अब चेक कर लो, वैसे रेशियो वही मिलना चाहिए आपको, 1 2 1 2, ठीक है। अच्छा 90 से काटते हो इधर देखिए, 7 से काटते हो ये आ गया 5, ठीक है, और यहाँ पे 15 छिके 90, ठीक है ना। तो 7 से काट रहे हैं यहाँ पे 5 से आप काट सकते हो इसको, 5 से काटते हो 18 पे, तो 12:18 आया, यानी कि फिर 2:3 आया। तो ये भी आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई या क्रॉस चेक कह सकते हो
कि क्या ये अनुपात इसका आ रहा है या नहीं। यानी कि अगर आपको इस तरीके का नहीं पता है और बाय ऑप्शन आप यूज करना चाहते हो तो भी आप इसको एज इट इज इस तरीके से जैसे मैंने बताया उस तरीके से आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नाव 3 घंटे में प्रतिकूल प्रवाह में 12 किलोमीटर और अनुकूल प्रवाह में 8 किलोमीटर की दूरी करती है तय। कहने का मतलब एक नाव है जिसको प्रतिकूल और अनुकूल तो जानते हो, प्रतिकूल होता है धारा की दिशा के साथ और प्रतिकूल होता है धारा की दिशा के विपरीत और अनुकूल होता है धारा की दिशा के साथ। 12 किलोमीटर और अनुकूल में 8 किलोमीटर। ध्यान दीजिए, देखिए कह रहे हैं और डाउन स्ट्रीम और समझते हो ना, अनुकूल का मतलब क्या होता है डाउन स्ट्रीम और प्रतिकूल का मतलब होता है अपस्ट्रीम। ये चीज ध्यान रखना है। देखिए क्या कह रहा है, 3 घंटे टोटल टाइम लेता है, आप इस तरीके से लिखिए इसको, टाइम लेता है 3 घंटे का, ठीक है। अच्छा अब देखिए अपस्ट्रीम में और डाउनस्ट्रीम इसी तरीके से ध्यान दीजिए, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम और टाइम इस तरीके से लिखिए। 3 घंटे में ये प्रतिकूल यानी कि अपस्ट्रीम तो 12 किलोमीटर और डाउनस्ट्रीम कितना 8 किलोमीटर, ठीक है। आफ्टर दैट ये कह रहा है जबकि यही नाव 18 किलोमीटर प्रतिकूल, 18 किलोमीटर प्रतिकूल और 32 किलोमीटर अनुकूल कितने घंटे में 7 घंटे में तय करती है। तो बताइए कि धारा की चाल बताइए। अब आपको पता होना चाहिए कि धारा की चाल आपसे पूछी है तो मतलब आपको अब y की वैल्यू पूछी है, x की वैल्यू यानी कि नाव की चाल अगर पूछे, दोनों चीजें निकालेंगे, टेंशन ना लो। अब इस तरीके से आपने लिख लिया तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्या करना है, इनका निकालो आप HCF, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का। 12 और 18 का HCF कितना आएगा 6, ठीक है। 8 और 32 का HCF कितना आएगा 8। अब चेक कर लो, अगर 6 की स्पीड इसकी हुई, ये स्पीड आई है, HCF का मतलब स्पीड, अगर आपको स्पीड निकालनी है तो यानी कि आपको HCF निकालना होगा। चेक करिए, फिर आपको एक बार क्लैरिफाई करना है, फिर इसको डबल भी करना हो, ट्रिपल भी करना हो सकता है। अच्छा 12 किलोमीटर अगर 6 की स्पीड से चलेगा तो 2 घंटे इधर लगेंगे, 8 की स्पीड से अगर इधर चलेगा तो 1 घंटा इधर लगेगा। चेक करिए, रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है। इधर भी चेक करिए, 6 3 18, 3 आवर इधर लग रहे हैं, ठीक है ना, और अगर 8 चौके 32, 4 आवर इधर लग रहे हैं। तो कहने का मतलब 3 और 4 7, पूरा क्लियर कर रहा है। कहने का मतलब हमारा HCF बिल्कुल सही है, जो एग्जैक्ट स्पीड ये जो बोल रहा है वही आई होगी। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप आराम से पढ़िए, सॉरी इसमें देखते हैं। ये हो गया हमारे पास। अब क्या है कि 6 और 8 की हमारे पास दो आ गई स्पीड, क्या अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, ये अपस्ट्रीम और ये डाउनस्ट्रीम। अगर अपने को निकालनी है धारा की चाल तो इन दोनों का डिफरेंस कर दो, 8 - 6/2 करोगे तो कितना आएगा 1 किलोमीटर पर आवर। ये तो आई है हमारी धारा की चाल। और अगर आपको पूछा होता कि नाव की चाल तो क्या करना है आपको, 8 और 6 जोड़ दो डिवाइड बाय 2, वो क्या हो जाता 7 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो जाती नाव की चाल हो जाती। तैराक है तो तैराक की चाल, ठीक है, नाव की चाल और तैराक की चाल दोनों ऑप्शन हमारे पास हैं। आपसे सिर्फ यही पूछा गया था 1 किलोमीटर पर आवर, यानी कि सी हमारा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, 50 छात्रों की कक्षा में सभी छात्रों का औसत भार 45 किलोग्राम है। 2 छात्रों के चले जाने से कक्षा का औसत भार 150 ग्राम कम हो जाता है। कक्षा को छोड़कर चले जाने वाले छात्रों का औसत भार ज्ञात कीजिए। अच्छा आप मेरी बात सुनिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर 50 छात्र हैं टोटल और उसकी कक्षा का औसत भार कितना है 45 किलोग्राम है। अगर औसत भार 45 किलोग्राम है तो टोटल भार कितना होगा 50 गुना 45। टोटल भार ज्ञात नहीं करना, टोटल ये होता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद में अगर 2 स्टूडेंट चले गए, 2 स्टूडेंट अगर लेफ्ट कर गए तो बचे कितने अब 48 स्टूडेंट। और ये कह रहा है कि जाने से कक्षा का औसत भार 150 ग्राम कम हो जाता है। मतलब कि जो इस भार से टोटल भार होगा तो वो तो अलग बात है, लेकिन एवरेज कितना होगा 150 ग्राम, यानी कि 150 गुना 48, तो 150 गुना 48 कम होगा। तो इसको करते हो आप तो बताओ कितना होगा। 150 को आप लिख सकते हो 3/2 लिख सकते हो, कहीं का मतलब 24 दूनी 48, 24 ये 72, यानी कि ये हो गया 7200 ग्राम। टोटल 7200 ग्राम। ये किसके बराबर आया, ये जो 2 स्टूडेंट छोड़ के गए थे ना
उनकी वजह से 7200 जो ग्राम टोटल जो वजन है वो क्या हो गया, उस एवरेज में से क्या हो गया, बढ़ने लग गया। क्योंकि जब होगा तो ये क्या कह रहा है, औसत भार ये कम हो रहा है, ये हो तो कम रहा है, लेकिन आपसे पूछा है कि जो बंदे छोड़ के गए थे उनका औसत क्या होगा, तो वो उसके अंदर ऐड ऑन हो जाएगा। छोड़ के जाने वाले कितने स्टूडेंट थे, 2 स्टूडेंट। अगर एक का 7200 है, 7200 ग्राम मान लो, और किलोग्राम अगर हम बात करें तो 7.2 किलोग्राम कह सकते हो आप इसको, ठीक है। तो एक स्टूडेंट के लिए कितना होगा भाई, 3.6 किलोग्राम। कहने का मतलब कि जो छोड़कर गया था ना एक बच्चा, आपसे औसत पूछा है, औसत पूछा है तो मतलब आप एक बच्चे का निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बच्चे का जो पहले वजन था या पहले जो एवरेज था उससे ये बढ़ा हुआ पाया गया। क्यों, क्योंकि जब ज्यादा भार वाले निकलेंगे तभी तो औसत कम होगा टोटल में से। तो कहने का मतलब कि पहले अगर औसत भार उन्हीं बच्चों का 45 था तो छोड़ के गया था, मान लो एक ही बच्चा छोड़ के गया, तो उसका जो वजन कितना हो जाएगा, 48.6 किलोग्राम, या उन दोनों का जो औसत भी आप मान सकते हो। तो अप्रोक्सीमेटली ऑप्शन क्या आया, 48.6 किलोग्राम टोटल एक बच्चे का, उनमें से एवरेज आप मान सकते हो। जरूरी नहीं है कि उन दोनों बच्चों का बराबर भार हो, आपसे औसत पूछा है, आपने औसत निकाल लिया। इस तरीके से निकालना बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैंने आपको बताया है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार था और आपको पजल करने के लिए पूछा गया था। क्या कह रहे, एक रेलगाड़ी है, टेलीग्राफ के एक खंबे को 420 मीटर लंबे एक पुल को क्रमशः, मतलब एक तो है ये रेलगाड़ी है, अच्छा अब क्या कर रहा है, एक तो टेलीग्राफ का खंबा है और एक है 420 मीटर लंबा पुल है, ये पुल की लंबाई है इतनी, और उसको पार करना है। उसको पार करने में यानी कि इसको पार करती है तो 8 सेकंड का टाइम लेती है, अच्छा इसको पार करती है तो कितना, 20 सेकंड का टाइम लेती है। अच्छा ये कह रहा है कि रेलगाड़ी की गति कितनी है। अच्छा एक बात बताइए मेरे भाई, यहां पर 2 चीजें हैं। अच्छा अगर इस खंबे को पार करती है 8 सेकंड के अंदर, तो जो खंबे को पार करने के अंदर जितना टाइम लगा है वो इसकी स्पीड होगी, लेकिन हमें इसकी लेंथ नहीं दे रखी। अगर इसकी लेंथ दे रखी होती तो हम इसको निकाल सकते थे, क्योंकि यहां पे अच्छा अगर पुल को पार कर रही है तो इसकी लेंथ जुड़ने के बाद, मतलब 420 में अगर इसकी लेंथ जुड़ेगी और फिर अगर वो 20 सेकंड में पार करेगी उसको, तो कहने का मतलब कि हम उसको आराम से निकाल पाएंगे। क्लियर है ना। तो कहने का मतलब देखिए आराम से कोशिश करिए, क्या इसमें लेंथ नहीं दे रखी तो आप इसको सोल्व कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे। छोटा सा कंसेप्ट है, देखिए कैसे, अगर इसको पार करने में 8 सेकंड का टाइम लेती है, इसको पार करने में, टोटल को पार करने में अगर ये 20 सेकंड का टाइम लेती है, फिर टोटल अगर ट्रेन अपना दूरी भी कवर करे और इसको भी कवर करे तो 20 सेकंड, और खुद को पार करे तो 8 सेकंड, यानी कि डिफरेंस कितना है, 12 सेकंड। कहने का मतलब कि वो 12 सेकंड है ना, वो किसके बराबर है, 420 मीटर के बराबर है। तो स्पीड कितनी हुई, 420 बटे 12 मीटर पर सेकंड है। अच्छा इसको अगर आप कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 2 और ये 3, ठीक है। अब 2 से करोगे 210, 5 से करोगे तो 5 दूने 10, 5 चौके 20 और 5 दूने 10, तो कितना हुआ, 4 के 12, 126 किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब यहाँ पे इसकी लेंथ नहीं दे रखी, इसलिए हमने जो टाइम जो सेकंड के अंदर था उसी को ही हमने क्या मान लिया, इसकी डिस्टेंस मान लिया। यानी कि अगर ये पार करेगा तो खुद की डिस्टेंस को, यहाँ पर ये खंबा पार कर रहा है 8 सेकंड में, तो 8 सेकंड उसको निकाल दो, बचे कितने, 12 सेकंड। तो 12 सेकंड में तो 420 मीटर लंबे पुल को पार करेगी ना। नेक्स्ट देखिए, ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% बट्टा देना भी चाहता है
और 26% लाभ भी कमाना चाहता है। वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपए है और दुकानदार ने इसे कितने रुपए में खरीदा था, यानी कि दुकानदार की जो कॉस्ट प्राइस थी वो आपसे पूछी है क्या है। अब देखिए, वस्तु का अंकित मूल्य है 280 रुपए। अंकित मूल्य आप क्या बोलते हो, एमआरपी रेट, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर वो क्या दे रहा है, 10% का बट्टा भी दे रहा है, 10% की छूट दे रहा है। अच्छा, 10% की छूट मान लो या 10वां हिस्सा छूट मान लो, या 280 का 10% कितना होता है, 28 रुपए की छूट मान लो उसको। अच्छा, 280 में से अगर 28 रुपए की छूट उसने दे दी तो 280 में से 28 गया कितना होता है, 280 में से 28 गए 252, यानी कि उसने वो चीज 252 रुपए की बेची होगी, ये होता है उसका सेलिंग प्राइस। ये कहने का मतलब ये विक्रय मूल्य है। अगर उसने एमआरपी से कोई छूट दे दी तो मतलब वो बेच मूल्य है, विक्रय मूल्य है। अच्छा, उसका अंकित मूल्य 280 रुपए आपको दे रहा था, लेकिन फिर भी ये कह रहा है कि इस 252 रुपए में भी वो 26% का लाभ कमाता है। यानी कि अब हम बात करते हैं सिप्पी की। अब सिप्पी के ऊपर भी ये कितना कमाता है, कितना कमाता है, 26% का प्रॉफिट कमाता है। 26% प्लस 26% का मतलब 13/50, भी 50 रुपए के ऊपर ये 13 रुपए कमा रहा है। तो मुझे ये बताइए कि उसने कितने रुपए में खरीदा था। तो बता सकते हो कि किसका 26% 252 होता है। तो यहां से आपको एक नॉर्मल सा आइडिया आ गया होगा कि 26 इधर जो 52 रुपए हैं, मतलब ऊपर वाले मान लिया करो भी ऊपर वाला होगा वो इसका प्रॉफिट होगा। ध्यान दीजिए, 26 दूना 52 है कि नहीं। तो मतलब सोच करके देखो कि क्या वो 200 रुपया हो सकता है कॉस्ट प्राइस जो उसको पड़ा होगा। अब चेक करो, 200 का 26% कितना होता है, 52 रुपए। 200 प्लस 52 इज इक्वल टू 252। तो यानी कि सीपी कितना पड़ा होगा उसको, 200 रुपए का पड़ा होगा। क्लियर है। अगर ये बोलता कि कितने रुपए में उसने बेचा तो 252 रुपए में उसने बेचा होगा, तो डायरेक्टली उसके लिए तो आपको अंकित मूल्य चाहिए और बट्टा चाहिए, लाभ तो चाहिए ही नहीं। लाभ तो किसके ऊपर होगा, क्रय मूल्य पे। हमने क्या बताया था मैंने आपको कि हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर प्रॉफिट और लॉस होता है और हमेशा एमआरपी के ऊपर ही डिस्काउंट होता है। बस ये दो चीज ध्यान रखना है। प्रॉफिट और लॉस एमआरपी के ऊपर कभी नहीं होता है, सीपी के ऊपर हमेशा प्रॉफिट और लॉस होगा और एमआरपी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट दिया जाएगा। क्रय मूल्य पर कोई डिस्काउंट नहीं देगा। मतलब आपके पास अगर कोई वस्तु है उसके ऊपर आप लॉस नहीं खाओगे, अगर आप बेचोगे तो क्रय मूल्य पे नहीं खाओगे, आप उसको थोड़ा सा बढ़ाओगे रेट, एमआरपी थोड़ी बढ़ाओगे, उसके बाद में उसके ऊपर छूट दोगे, फिर भी आपको बेनिफिट होगा। अच्छा, ये कह रहा है कि किस राशि पर या किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है वो 72.60 रुपए है, तो वो राशि क्या है। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज की अगर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिए 10% है। अगर रेट 10% है, पहले साल वो 10% रही होगी, क्योंकि पहले साल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट एक ही रेट होता है, ठीक है। फर्स्ट ईयर की बात कर लेते हैं अपन। अब सेकंड ईयर की अगर हम बात करेंगे तो भाई 10% तो वो होगा ही होगा, और इस 10% के ऊपर और ब्याज लगेगा, 10 का 10% यानी कि 1, तो ओवरऑल कितना हुआ 11%, ठीक है। अच्छा, तीसरे साल की अगर हम बात करेंगे तो 10% तो 30 साल पे लगेगा ही लगेगा, फिर इसका भी 10% यानी कि 1%, इसका भी 10% यानी कि 1%, और इसका भी जो टोटल 1% है इसका भी, यानी कि ये 0 पॉइंट क्या होगा, या यूं कह लो कि 10 में है वो जोड़ना है 0.1, ठीक है। तो ये टोटल 10, 11 और 12 यानी कि ये 12.1% टोटल तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। जितनी राशि है उसका 12.1% वो क्या है, 7260 रुपए है। अगर उस राशि का 12.1% अगर 7260 है या 72 रुपए 60 पैसे है, तो उस राशि का 100% क्या होगा, क्योंकि वो राशि अपने आप में कितनी होती है, 100%। कोई भी राशि अपने आप में 100% 100% होती है। तो आप निकाल लीजिए, इसके अंदर आप करते हो तो कितना निकलेगा, 6, ठीक है ना। तो 6 को करते हो तो वो कितना आएगा, 600 रुपए। या डायरेक्टली कह सकते हो आप कि किस संख्या का 12.1% 72.60 होता है,
तो आप सीधी डायरेक्ट कर सकते थे 12 छिके 72 और 0.1 है उसका 600 यानी कि 6 यानी कि 60 पैसे, तो 60 पैसे 72.60। ऑप्शन कहाँ आया? सी आया। ऐसे क्वेश्चंस अगर आप करोगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा एग्जाम के अंदर, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने बहुत लेट एग्जाम दिया था या टाइम लग रहा था या किसी ने छोड़ भी दिया था। बहुत ही शानदार और प्यारा क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन है। इसी पैटर्न के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। देखिए ध्यान से, कह रहा है कि अगर x के बराबर 2 माइनस 2 की पावर 1/3, अच्छा प्लस 2 की पावर 2/3 है, और आपसे पूछा है कि भाई x की क्यूब माइनस 6x² प्लस 18x प्लस 40 की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा आपसे। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करोगे आप? देखिए यहां पर ये जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न जो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, ये आपके हर एग्जाम के अंदर अगर एडवांस का क्वेश्चंस आएगा इंडिसीज सर्ट्स के लैंग्वेज के अंदर, तो वो इस तरीके का प्रश्न अगर आपसे पूछता है तो पैटर्न यही रहेगा। कहने का मतलब आपसे यही पूछेगा कि x बराबर 2 है इधर, या 2 की पावर 1 लिख देगा, और इधर 2 की पावर 1/3 लिख देगा, और फिर प्लस के अंदर 2 की पावर 2/3 लिख देगा। बच्चे क्या करते हैं, पावर को जोड़ देते हैं और उसमें से घटा देते हैं, x के बराबर 0 लिख देते हैं, और फिर कहीं इधर भी 0, ये भी 0, ये भी 0, आंसर आएगा 40। 40 आपको ऑप्शन के अंदर दिखेगा, आप फटाफट से टिक कर दोगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको पैटर्न बताऊंगा, उसी पैटर्न के अंदर क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसमें क्या करते हैं हम करते हैं इधर x, ये 2 इधर लेकर आएंगे, ठीक है, और ये पावर प्लस है तो ये आगे लिख देंगे अपन 2/3, और इधर माइनस 2 की पावर 1/3। फिर हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे क्यूब, दोनों तरफ हम करेंगे क्यूब। अब जब क्यूब करेंगे ना, क्यूब करने के बाद हमारे पास एक वैल्यू आएगी जो आपकी बहुत ही जानी पहचानी वैल्यू होगी। क्या होगी पता है? ये होगी x की क्यूब माइनस 6x² प्लस 18x और माइनस 22। ये आती है हमेशा इनकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आती है ये, ठीक है। लेकिन आपको वैल्यू किसकी पूछी है? इसकी पूछी है। जहां पर अब देखिए ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको ये लिखूंगा तो मैं ये इसको ये भी तो लिख सकता हूं बराबर 22। मतलब आपसे जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी, और ये वैल्यू आपको याद रखनी है क्योंकि पैटर्न यही रहेगा, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होगी। इसके अंदर आपको काफी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे अगर आप लगातार काफी टाइम से तैयारी कर रहे हो अलजेब्रा की या एडवांस मैथ्स में, कहीं भी आपने कुछ पढ़ा होगा तो ये पैटर्न आपको बार बार दिखेगा। इस पैटर्न पे आपसे क्वेश्चन बनते हैं, तो इस चीज को याद रखना आप। अदरवाइज a माइनस बी की क्यूब और इधर भी a माइनस बी की क्यूब, दोनों को सोल्व कर लो, इस तरीके से पैटर्न बनेगा। जब इतने के बराबर, देखिए यहां से 18x यहां तक अगर आपके पास 22 है और प्लस में इधर 40 है तो टोटल कितना होगा? 62 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर है। बस इतना ही करना था, ज्यादा आपको सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं थी। क्लियर है? ये चीज ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, कुछ भी दिया हो। यहाँ पे जो 40 दिया हुआ था ना हमने, कहीं पर क्वेश्चन आप देखोगे कहीं पे 32 दिया रहेगा, कहीं पे 22 दिया रहेगा, कुछ भी दिया रहता है, तो वो आप वहां से चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक निर्धारित किया जाए कि किसी व्यक्ति को अगर हम 5% की छूट भी दे देना तो उसको 33% का लाभ हो। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी फ्रैक्शन की। यहाँ पे क्या कह रहा है? 5% की अगर हम छूट देते हैं तो 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। उसके बाद में 33% का लाभ है, 33% की फ्रैक्शन होती है मेरे दोस्तों 1/3। ठीक है, 33 सही, 1/3 लगभग बोलते हैं आप इसको, ठीक है, 33 33% 33% के आसपास। तो हम नंबर क्या मानेंगे? हम नंबर मानेंगे इनका एलसीएम 20 और 30 60। तो कहने का मतलब हम उसका अंकित मूल्य आपको कह रहा है ना कितना बढ़ाया जाए, तो हम क्या करते हैं उसका सीपी मानते हैं। सीपी कितना मानते हैं? 60 रुपए मानते हैं, या कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य 60 है। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि अब मैंने आपको बताया था प्रॉफिट और लॉस किसके ऊपर होगा। यहां पे आप लेते हो सीपी, एक ही पैटर्न रखना है आपको। यहां पे आपको रखना है हमेशा सेलिंग प्राइस एसपी, और इधर आपको रखना है एमआरपी। बस यही पैटर्न रखना है।
एमआरपी के साथ आपको देना है डिस्काउंट, यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस, बस। अब ये पैटर्न आपको रखना है, यहां से आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी सोल्व होगा। अब देखिए क्या कह रहा है, 33% का लाभ भी चाहिए, प्रॉफिट चाहिए 33%, यानी कि 1/3 हिस्सा, इसको प्लस चाहिए भाई। 3 हिस्से के बराबर अगर 60 है तो 3 और 1 4 हिस्से के बराबर कितना होगा भाई, 80, यानी कि 80 रुपए में वो चीज बेचेगा, तभी तो उसको 33% लाभ होगा। या यूं कह सकते हो भी 60 का 33% कितना होता है, 20, 60 में 20 जोड़ोगे तो वो चीज कितने की बिकनी चाहिए, वो 80 की बिकनी चाहिए। और वो कह रहा है कि वो 80 की जब बिक रही है ना, वो भी 5% का डिस्काउंट है, 5% का, यानी कि 1/20वां हिस्सा डिस्काउंट है। तो अगर 20वां हिस्सा डिस्काउंट है तो एमआरपी तो 21 होगा, एमआरपी 21 यूनिट होगा, एसपी 20 यूनिट होगा। भी डिस्काउंट जब 21 रुपए वाली चीज 20 में बिक रही है, वही तो है ना। तो 20 चौके 80 तो 21 चौके 84, यानी कि एमआरपी कितना रहा होगा उस वस्तु का, 84 रुपया। 84 रुपए पर आप 5% की अगर छूट देते हो तो वो चीज 80 में बिकती है। अब इसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब यहां पर दोबारा से क्वेश्चन पूछिए, ये कह रहा है कि किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाएं। ये आपसे ये बोल रहा है कि कितना प्रतिशत ये इंक्रीज होगा। पहले तो देखिए कितना रुपया इंक्रीज हो रहा है, 24 रुपया इंक्रीज हो रहा है। अच्छा 60 का 24 कितना है, 6 चौके 24, 40% है कि नहीं। 60 का 24 कितना है, 40%। आप फटाफट से चेक कर सकते हो, 6 चौके 24, 40% बस। यानी कि अगर आपने कोई चीज 60 रुपए की खरीदी है, उसको आप क्या करोगे, 40% रेट बढ़ा दो, एमआरपी लिख दो उसके ऊपर 84 रुपए। फिर ग्राहक को बोलो कि भाई इसके ऊपर 5% का डिस्काउंट है। अगर 84 रुपए की चीज आप 5% के डिस्काउंट के साथ दोगे तो वो 80 रुपए की बिकेगी। और जब चीज 80 रुपए की बिक गई, आपने कोई चीज 60 रुपए की खरीदी थी, तो वो कितना प्रॉफिट देगी आपको, आपको प्रॉफिट देगी 33 सही 1/3% का, यानी कि तीसरे हिस्से का आपको प्रॉफिट दे गई वो चीज, या 4/3 गुना हो गया आपका मनी, ये भी कह सकते हो आप। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि 480 मीटर लंबी ट्रेन है एक। अब की बार ट्रेन की लंबाई दे रखी है 480 मीटर। पूछा क्या है, ध्यान से देखिए, एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उसको कितने टाइम में पार कर जाती है, 140 सेकंड में पार कर जाती है। आपसे पूछा है कि ट्रेन की गति क्या है, स्पीड पूछा है। अब मैं एक बात बताऊं आपको, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है टोटल, ये और ये, ठीक है। अच्छा डिस्टेंस ये और ये दे रखी है, तो डिस्टेंस तो 480 प्लस एक्स। अच्छा टाइम कितना है, 140 सेकेंड, ठीक है। अच्छा अब बताइए मुझे, क्या आप 480 प्लस एक्स को 140 से भाग कर सकते हो, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि आपके पास इसकी लेंथ होनी आवश्यक है। अगर जब इसकी लेंथ आपके पास नहीं है तो उस प्लेटफॉर्म की, अगर आपके पास लेंथ नहीं है तो स्पीड के अंदर रिलेट कैसे करोगे। तो मतलब यहां पे डाटा ही नहीं है तो निर्धारित नहीं किया जा सकता, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। एक वस्तु को 5% नुकसान की बजाय अगर आप 5% प्रॉफिट पर बेचो, देखिए यहां पे मान लो कोई चीज आपने 100 रुपए की खरीदी, या 100 यूनिट उस वस्तु का रेट है, ठीक है। 100 यूनिट की कोई वस्तु आपके पास है, और अगर आप इसको 5% नुकसान की बजाय, यानी कि आप इसको 95 यूनिट की बजाय 5% प्रॉफिट के ऊपर दोगे, यानी कि उसको 105 यूनिट के अंदर दोगे, तो ये कह रहा है 5 रुपए का फर्क पड़ रहा है। मतलब कि कितने यूनिट पर 5 रुपए का फर्क पड़ रहा है, 10, 105 इधर है, 95 इधर है, यानी कि 10 यूनिट के अंदर आपको 5 रुपए का फर्क पड़ रहा है। और वो वस्तु है कितनी, 100 यूनिट, तो 100 यूनिट के ऊपर उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है या उसका एक्चुअल मूल्य वो कितना होगा, 50 रुपए।
तो डायरेक्ट कह सकते हो भाई 5% लाभ और 5% हानि का मतलब 10% का डिफरेंस। जब 10% का डिफरेंस रिप्रेजेंट कर रहा है 5 रुपए को, तो उसका 100% कितना होगा? 50। दैट्स क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 350 रुपए की एक अंकित कुर्सी है, मतलब 350 रुपए अंकित है, एक कुर्सी का रेट है, ठीक है। तो सबसे पहले उसके ऊपर 25% का एक बट्टा दिया गया, 25% कह लो या 1/4 कह लो, चौथे हिस्से का इसके ऊपर छूट दी गई। फिर उसके बाद में एक और छूट दी गई, कितनी? 10% की, या 10% कह लो या 10वां हिस्सा कह लो। तो उसके बाद में वो कुर्सी सेल आउट होगी। सेलिंग प्राइस यही आपसे पूछा है, कैसे निकालोगे फटाफट से देखिए। अच्छा 350 है, इसका चौथा हिस्सा, यानी कि यहां पे अगर कोई रेट का 350 था तो उसका 4 में से एक हिस्सा निकाल दिया भी, 1/4 छूट दे दी आपने, तो 4 में से एक हिस्सा निकाल दिया, बचा कितना? 3/4। फिर आगे जाकर के जो अमाउंट हुई उसमें से क्या करा आपने? उसके 10 हिस्से किए, उसको एक हिस्सा कम कर दिया, यानी कि 9 हिस्से रखे। कितने? 9 हिस्से रखे 10 में से, यानी कि उसका फिर 9/10 कह लो। आप काट लो इसको, यहां से ये काटा, और 35 दिए होते हैं कितने? 105, 105 को 9 से करते हो तो 945, ठीक है। फिर इसको 4 से भाग करना है आपको, 4 बचा तो कितना आएगा चेक करिए। 4 दूने 8, 14, 4 दिए 12, 2 24, 4 छिके 24, फिर 4 दूने 8, 4 5, यह 236 रुपए 25 पैसे, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही अवेलेबल है। ये तो बहुत इजी था, लगातार बट्टा है, सक्सेसिव डिस्काउंट आपको दिया हुआ है लगातार। आप इसको इस तरीके से कर सकते हो, 25% डिस्काउंट, ठीक है, 25 और 10, ठीक है, और प्लस 25 गुणा 10/100, तो यानी कि ये सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला भी है। 25 और 10 35, 35 और 2 37, 37.5%, बस 37.5% का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि आपने उस वस्तु को 62.5% कह लो आप, ठीक है ना, 5%, ठीक है। 37.5% की फ्रैक्शन भी आप निकाल दो या उसको कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, उस हिसाब से भी आप सेट कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूं है कि ये जीरो के ऊपर बार नहीं आना चाहिए था, आप समझ ही गए होंगे। देखिए कह रहे कि 0.63 का बार, 0.63 का बार का मतलब है मेरे दोस्तों 63, 0.63 है ना, हाँ 63 का बार का मतलब है 6363, इस तरीके से लगातार। बाद में कह रहा है 0.37, 0.373737, ये मतलब है इसका, ठीक है। एक तो ये हो गया, दोनों तरीके से बताऊंगा। अच्छा अब इसको आप सोल्व करते हो, देखिए जैसे 7 और 3 10, हासिल 1, 6 और 3 और 1 10, पूरा हो गया, ठीक है। फिर हासिल 1, इस तरीके से ये चलता जाएगा। 6 और 7 और 3 10, हासिल 1, 6 और 3 और 1 10, हासिल 1, 7 और 3 10 और 1 11, हासिल 1, 6 और 3 और 1 10, फिर हासिल 1, 7 और 3 10 और 1 11, फिर हासिल 1, 6 और 3 और 1 10, फिर हासिल 1 11। मतलब आया क्या ये सॉरी 1 आएगा इधर, क्योंकि ये आगे पीछे भी जगह पड़ी है, तो मतलब हुआ ये 1.01 का बार। क्या आया? 1.01 का बार। देखिए 1.01010101 बार 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 रिपीट हो रहा है ना, तो कहने का मतलब 1.01 का बार। अच्छा 1.01 का बार को आप क्या लिख सकते हो? 1/99, ठीक है, या 1 + 1/99, तो ये क्या आया? 99 कम 99 और 100/99। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, एक तरीका, फर्स्ट मेथड है ये। अब सेकंड देखिए, आपको 63 दिया हुआ है, यानी कि 0.63 का बार है, तो कहने का मतलब कि ये क्या हुआ? 63/99 इसको लिख सकते हो। इधर 0.37 दिया हुआ है, इसका बार है, तो मतलब ये 37/99। जब इनको आपको जोड़ना है तो आप चेक कर सकते हो भाई, 63/99 और प्लस 37/99, ठीक है। आप डायरेक्ट जोड़ोगे तो कितना आएगा? 100/99, ये ऑप्शन आ जाएगा
ऑप्शन कहाँ अवेलेबल है? बी के अंदर ऑप्शन अवेलेबल है। तो दोस्तों ये था मैथ्स के सारे 15 क्वेश्चन। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।